चलिए आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। there are various provisions there are various provisions there are various provisions under भारतीय साक्ष्य अधिनियम which talks about which talks about which talks about existence of force of business which talks about existence of force of business existence of force of business भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 2023 भी लिख लेना एक बार ना अधिनियम के बाद। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐसे विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं जो कि कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व के बारे में बताते हैं जो कि कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व के बारे में बताते हैं जो कि कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व के बारे में बताते हैं जो कि कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। These provisions are section 14, section 26B, section 28 and 119F of this अधिनियम ये प्रावधान धारा 14 कोमा धारा 26B कोमा 28 और धारा 119F से संबंधित है। धारा 119F से संबंधित है हेडिंग डाली सेक्शन 14 लिखिए wherever there is a question is whether a particular act was done जहां कहीं भी प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था then existence of course of business which naturally would have been done is relevant under this अधिनियम तो कारोबार के किसी ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है जिसके अनुसार वो कार्य स्वभावतः किया जाता है सुसंगत तथ्य होंगे 26B wherever any person who is dead not found कोमा लगा के लिखना not found unable to give evidences or delay or expenses occurred if he has been called
if he has been called, if he has been called, if he has been called. If any entry, if any entry, if any entry had been made by such person, if any entry had been made by such person, if any entry which had been made by such person in the course of business, if any entry which had been made by such person in the course of business, in the course of business, in the course of business, is a relevant, is a relevant fact, is a relevant fact under this section of अधिनियम, under this section of अधिनियम, under this section of अधिनियम 26 भी हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कीजिए। जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति जो मर गया है, जो मर गया है, कोमा मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता, कोमा जो साक्ष्य देने में असमर्थ है, जो साक्ष्य देने में असमर्थ है, और विलंब और व्यय के बिना, विलंब और व्यय के बिना, विलंब और व्यय के बिना हाजिरी, हाजिरी नहीं की जा सकती, विलंब और व्यय के बिना हाजिरी नहीं की जा सकती, विलंब और व्यय के बिना हाजिरी नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति के द्वारा, यदि उस व्यक्ति के द्वारा विलंब और व्यय के बिना हाजिरी नहीं की जा सकती, यदि उस व्यक्ति के द्वारा, यदि उस व्यक्ति के द्वारा कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार के कोई अनुक्रम में कोई प्रविष्टि की गई है, कारोबार के अनुक्रम में कोई छूट गया, कारोबार के अनुक्रम में कोई प्रविष्टि की गई है, प्रविष्टि की गई है, तो वह सुसंगत होगा, तो वह सुसंगत होगा, तो वह सुसंगत होगा, तो वह सुसंगत होगा। क्या लिखा है तुमने? बताना था ना उस टाइम पे, क्या लिख, पूरी लाइन बताइए। डिले एंड एक्सपेंसेस, सबका एक साथ ही छूट गया क्या, एक ही शब्द? अब कोई बात नहीं, अब जो है उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना यार। एक ही शब्द, एक शब्द देखो, सबने एक ही शब्द छोड़ दिया। ऑल द पर्सन हैव स्किप्ड ओनली वन वर्ड। बोला था ना कि ऐसा कैसे हो सकता है सबका एक ही शब्द एक साथ छूटे। इट्स रेयर, इट्स रेयर थिंग। चलिए नेक्स्ट लिखिए 28, एक एक लाइन में लिख खत्म करूंगा 28 और उसको तुम्हें लिखिए 28। wherever 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 any entry, any entry which had been made, any entry which had been made, any entry which had been made in the book of account, in the book of account, in the book of account, in the book of account for course of business, for course of business, course of business is relevant under this section, is relevant under this section, is relevant under this section। एक हिंदी में लिखिए, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार के अनुक्रम में, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार के अनुक्रम में किसी लेखा पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है, कारोबार के अनुक्रम में किसी लेखा पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है, कारोबार के अनुक्रम में किसी लेखा पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है, प्रविष्टि की जाती है, तो वह सुसंगत होगी, तो वह सुसंगत होगी, तो वह सुसंगत होगी। कितने वर्ड्स हो गए? मे बी 45-50 तो क्रॉस करके होंगे ना। थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा और क्या, या तो फिर आप चीजों को लिमिटेड करो, फिर बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ मत लिखो, फिर एक लाइन लिख लो बस, एक लाइन लिख लो। The presumption with respect to, the presumption with respect to course of business, the presumption with respect to course of business has been given in section 119F, section 119F of this अधिनियम, of this अधिनियम, of this अधिनियम।
इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के ऐसे लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत कारोबार के अनुक्रम के मामले में, कारोबार के अनुक्रम के मामले में धारा 119F में, कारोबार के अनुक्रम के मामले में धारा 119F में, धारा 119F में उपधारणा दी गई है, उपधारणा दी गई है, that is may presume, that is may presume, that is may presume, जो कि उपधारित कर सकेगा, जो कि उपधारित कर सकेगा, जो कि उपधारित कर सकेगा, that is may presume। ठीक है, कितने शब्द हो गए होंगे? 65 हो गए, ऑलमोस्ट 60-70 शब्द हो गए। अब देखो, एग्जाम में अगर आपको लगता है जगह कम है और वर्ड्स ज्यादा है और हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप इनमें भी रिस्ट्रिक्ट करो खुद को। जैसे अब उसने प्रेजेंटेशन थोड़ी पूछा है कोर्स ऑफ बिजनेस का, नहीं पूछा ना, लेकिन वो 3 प्रोविजन तो लिखने पड़ेंगे। उपधारणा थोड़ी पूछी है आपसे इस कारोबार के अनुक्रम में क्या उपधारणा है, उसने तो जो चीज पूछी है आपसे कारोबार का अनुक्रम क्या है वो बताओगे। ठीक है, डन। तो 45-50 शब्द होते, तो 10-15 शब्द एक्सीड कर रहे हैं, तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करना सीखिए। और क्या होता है ना कि देयर इज नो मॉडल आंसर, कोई भी आंसर क्या होता है, मॉडल आंसर नहीं होता। जब भी आप मेंस लिखते हैं तो देयर इज नो मॉडल आंसर्स, लो के अंदर कोई मॉडल आंसर नहीं है कि ये मॉडल आंसर है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मॉडल आंसर। ऐसे तो आप जिस भी बुक को खोलोगे वही आपको क्या लगेगी कि क्या क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, मॉडल आंसर बुक है। ठीक है ना सर? जब आप याद कर लें चीजों को, प्रोविजंस को याद कर लें, बेरेट को आप लिख पाएं और खुद के 4 विचार लिख पाएं, देन इट इज कॉल्ड मॉडल आंसर। वहीं पे अगर मैं इसको आपको आंसर को 2 शब्दों में लिखने में कह रहा हूं, तो खुद के विचार भी जनरेट करना सीखिए, खुद के थॉट्स को भी तो खुद के विचार आप, अरे तुम जज हो, तुमको जजमेंट लिखना है, लेकिन आप खुद के विचार जनरेट ही नहीं कर पाते, तो एक अच्छी जज बनोगे? तुम एडवोकेट हो, तुम खुद के तरफ से कुछ अच्छी बात नहीं लिख पाते, तुम अच्छे एडवोकेट बनोगे? तो देयर आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। ठीक है ना? जो आंसर मैंने लिखवाया है उसमें 119F को भी अगर जोड़ दोगे तो 80-90 शब्द होंगे, और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, क्योंकि आपने सारे प्रोविजंस को भी बता दिए कि आपकी क्या इंटेंशन है। अब समय होता है ना, तो आप हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब वो समय होता है, जगह होती है, आंसर की रिक्वायरमेंट है। 3 नंबर में ये लिखोगे तो आधी जगह तुम्हारी वही खा जाएगा, 4 शब्द उसने खा लिए। और ये विद द टाइम जब आप आंसर्स लिखना सीखेंगे तब आप इस बात को सीखेंगे कि आंसर्स जो होते हैं वो एक दिन में नहीं सीखे जाते लिखना। आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको बोलूं कि 45 दिन है, चलो 45 दिन में तुम्हें आरजेस का मेंस लिखना है, तुम आंसर राइटिंग कैसे सीखोगे? ऑल्दो तुम्हारे प्रीलिम्स सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी तुमने आंसर राइटिंग अगर नहीं करी ना, तो तुम 45 दिन में कितने टेस्ट दे लो, तुम्हारे से तुम्हारा बेस्ट नहीं निकल पाएगा, तुम्हारा बेस्ट आउटपुट तब नहीं निकल पाएगा। नर्सरी एलकेजी के बच्चों की तरह वो पेंसिल खाते रहते हैं, आप पेन खाते रहते हो। बच्चे बेटे बेटे से पेन चबाते रहते हैं। आप भी आओ। एक बार तो कल परसों की बात है, क्लास थी तो किसी ने पेन चबाता था, मैं से कुछ देख रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, ऐसे कट आवाज आई, देखा तो एक आदमी पेन चबा रहा है। अपनी क्लास की बात है, तो 1-2 दिन। हाँ हाँ, मृदुल, वो भी पेन चबाता है। मृदुल क्यों नहीं आए? और मृदुल सीनियर है आपके। हाँ, कोलिम, हाँ कोलिम भैया, सीनियर्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ये लो फील्ड है। सीनियर मतलब सीनियर। एक दिन मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी गया, तो जिस हॉस्टल में मैं रहा, तो मैं उस हॉस्टल में गया, और मेरे रूम में तो चलो कोई लॉक, मैं जिस रूम में मैं रहा 5 साल, उस रूम में तो लॉक लगा हुआ था।
एक आगे एक और दोस्त का रूम था, मेरा मेरा 17 हुआ करता था, उसका 19 था। 19 रूम में कोई बैठ के खाना खा रहा था। जैसे मैंने नॉक किया कि हाँ आइए, वो खाना खा रहा था, हाँ आइए क्या हुआ। उसने उसने पहले से बोला हाँ भाई क्या हो गया। मैंने बोला कि मैं रह के गया हूँ 2011 से 2015 तक। खड़ा हो गया वो। तो पता है ना कि 2011 से 15 क्या होता है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के 13 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ उसको जाके। जयपुर में 2011 में आ गया था मैं। आई वॉज ओनली 15-16 ईयर, 16 भी नहीं हुआ था मैं, 15 साल का ही था, 15.5 साल का ही तो मैं जयपुर में था। साढ़े 15, 16, 16 का होने वाला ऐसा कुछ था। सो स्मॉल। मैं LLB में जब मैं 20.5 साल का था तो मेरी LLB कंप्लीट हो गई थी। क्या करता उस टाइम, 23 उम्र थी। आरजेस की कितनी उम्र थी? 23 साल। अपने पास यार 3 साल है, क्या किया जाए, चलो LLM कर लेते हैं। एग्जाम तो एलिजिबल, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं होता था कि तैयारी करनी है तो अभी 20 21 20 साल से लग गए, 20 साल के चलो एग्जाम तैयारी करो, और इतना गाइडेंस भी नहीं थी। आजकल कोई बच्चा आता है ना मेरे पास, सर मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ, 5 ईयर में, तो सर मैं तैयारी करूंगा। मैंने कहा हाँ शुरू कर भाई, तेरे 4-5 साल वैसे भी लगेंगे, 3-4 साल तो लगेंगे ही। आपको क्या लगता है जो ये फर्स्ट ईयर में बने, ये सन 2000 के, अभी देखा आपने लिस्ट में 2002, 1999, 1990, सन 2001 का कोई बच्चा बना है? ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं ना 2001 2002 वाले, जो अपने फाइनल ईयर में आके जज बने हैं, ये मत समझना कि वो LLB के फाइनल ईयर में आके तैयारी करना स्टार्ट किया है उन्होंने। उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, सेकंड थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था। और जब तुम, और वो इतने लकी भी थे कि जब वो 5th ईयर कंप्लीट कर रहे थे तभी एग्जाम भी आई है। बात समझ में आई? क्योंकि जब आप 2025 में पास आउट होंगे, 25 में हो जाएंगे, 26 में, तुम वो लकी बच्चे बनोगे। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत करो, क्यों नहीं होगा। अरे फॉर्चून उसी का साथ देता है जो हार्ड वर्क करता है और जो ब्रेव होता है। एक विजन तो रखना पड़ता है ना कि हमें ये करना है, नहीं हमें वी हैव टू अचीव सर्टेन थिंग्स। ये तो हमारा विजन होना चाहिए ना। अभी आजकल के बच्चे तो क्या है, जो बेचारे जो जो छोटी जगह से LLB कर रहे हैं, उनका तो ये है कि पास आउट हो जाएंगे फिर जाएंगे। जब वो यहाँ आते तो देखते हैं यहाँ तो बहुत ही लेट हो गए। ये वास्तविकता है। अब वो ट्रेंड बदल चुका है तैयारी करने का। आप लिस्ट में देखना, टॉप 10 में सारे बच्चे हुए जो 97, 98, 99, 2000, लिस्ट देखी आप लोगों ने आरजेएस की जो आई है फाइनल लिस्ट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल नए बच्चे हैं, अभी 21, 21.5, 22 साल उम्र है, ये उम्र है। इस उम्र में तो LLB भी कंप्लीट नहीं होती। होती क्या इस उम्र में LLB कंप्लीट? इस उम्र में तो जज बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका विजन वो था। और आजकल पेपर और तैयारी कंपटीशन टफ है। आज कोई बच्चा सोचे कि मैं UPSC की तैयारी करूंगा, अपनी BA करने के बाद में IAS की तैयारी करूंगा, तो बन पाएगा क्या? जितने भी बन रहे हैं UPSC में नए नए बच्चे, टीना डाबी बनी या उसकी बहन बनी, वो सब तब से तैयारी कर रहे थे। वो अपने 12वीं के बाद से उनका एम हो गया था, 12वीं के बाद ही लग गए थे। तो उनको पता है ना कि 3-4 साल तो तैयारी में चाहिए, क्योंकि लो के अंडरस्टैंडिंग, लीगल माइंड डेवलप करना भी तो समय लगता है। थोड़ा तुम ओवरनाइट तुमको कोई गुट्टी पिला दूंगा ऐसे घोल के, लो भाई जज, तुम जुडिशियल माइंड आ गया तुम्हारे अंदर, वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं आएगा ना। म्यूट करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। कल वाली क्लास में मैं हाजिरी माफी के बारे में बात कर रहा था। क्या म्यूट करने का है, बोलूंगा जो बोलने का मन है, अपनी कोचिंग है। कल मैं हाजिरी माफी के बारे में बता था। हाजिरी माफी क्या होती है? कल मैं APU की क्लास में हाजिरी माफी पढ़ा रहा था। तो बेसिकली पुराने CRPC में 205 और 317 दो सेक्शन है जो कि हाजिरी माफी की बात करते हैं। हाजिरी माफी क्या होती है कि सिविल केसेस में तो आपको रोज रोज कोर्ट नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्रिमिनल केसेस में आपको हर दिन हर हियरिंग पे कोर्ट जाना पड़ता है। आपको जमानत भी है तो भी आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो क्या होता है, कोर्ट आपको हाजिरी माफी कर देता है। एक एडवोकेट का घर जो चलता है वो हाजिरी माफी से चलता है। अमित,
एडवोकेट का घर जो होता है ना आजिम ऑफिस से चलता है। देखो जो नए एडवोकेट हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जितने भी आप एडवोकेट्स देखेंगे, आप एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है बहुत टाइम से, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका काम चल जाता है। लेकिन जो नए एडवोकेट हैं उनको तो यार, अब हाजिर भाभी क्या होता है कि मुंह देख के टीका करने वाली बात होती है। जैसे कोई बहुत रईस पार्टी है, उसकी हाजिर भाभी करानी तो 1000 रुपए, तो कोई गरीब आदमी है तो उससे 100 रुपए भी ले लेते हैं, 500 रुपए भी ले लेते हैं। तो वकील अगर घर से निकला है तो उसको 100, 500 रुपए, 1000 रुपए कमा के जाए, तो हाजिरी माफी का इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें क्या होता है, एफिडेविट, एक छोटी सी एप्लीकेशन लगती है और रीडर के साइन करा लेते हैं उसमें कि सर आ नहीं पाएगा। ये हाजिरी माफी होती है कि आज आ नहीं पाएगा, उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, ठीक है, और ये छूट मिल जाती है। तो मैं कह रहा था कि एडवोकेट्स को, एडवोकेट्स के प्रति आपको लीनियंसी रखनी चाहिए हमेशा। कब को आप जज बनेंगे तो आपको क्या रखना है, एडवोकेट्स के प्रति लीनियंसी। क्योंकि तुम जज हो, तुम्हारे तो पर डे के 3-4 हज़ार रुपए आ रहे हैं, महीने की 90,000, 1 लाख सैलरी है, 1.25 लाख सैलरी है। लेकिन एडवोकेट के पास क्या है, कुछ नहीं है एडवोकेट के पास। क्या एडवोकेट के पास, तुम्हारे पास तो पीएफ भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, सब कुछ है। एडवोकेट के पास क्या है, मंथली सैलरी क्या एडवोकेट की, बैंक लोन भी नहीं अप्रूव करता। लोन भी लेना है ना, लोन भी, वो भी नहीं अप्रूव होता। कोविड का टाइम था, कितने सारे हमारे साथी एडवोकेट मरे उस टाइम पे। जजेस तो क्या है, एक सिंपल मास्क, सर्जिकल मास्क, फिर N95 मास्क को भी ऐसे रोल करके पहनते थे, इतनी बड़ी बोतल रखती थी सैनिटाइजर की, हर फाइल छूने के बाद में ऐसे करते थे। देखा है मैंने, व्हाट आई हैव सीन थ्रू आउट माय प्रैक्टिस करियर। मुझे प्रैक्टिस से बहुत प्यार है। मैं जिस दिन भी थोड़ा सा इसको स्टैब्लिश कर लूंगा, मैं प्रैक्टिस में वापस उतरूंगा, मेरी इच्छा है, वैसे करता हूं, ठीक है ना। कितने एडवोकेट्स एक्सपायर हुए, अगर आप उनको एक हाजिरी माफी के लिए भी अगर आप पीछे पड़ोगे तो फिर हाउ द थिंग्स वुड वर्क, बात समझ में आ रही है। तो एक स्टूडेंट आती है मेरे शाम को, वो, अब म्यूट कर देता हूँ। You have always a backup in the form of litigation. तुमने जिस प्रोफेशन को हमेशा बैकअप की तरह रखा, आज उन्हीं से तुम बार और बेंच का रिलेशन खराब कर रहे हो, डेट इज नॉट गुड। तुम कभी भी जज बनो, हमेशा एडवोकेट्स के प्रति अटमोस्ट रेस्पेक्ट रखना, अटमोस्ट रेस्पेक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली तुम भी तो वही थे। अरे, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग क्यों नहीं दी जाती आरजेस को, आरजेस की पोस्टिंग कभी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती, क्यों, रीजन बताओ। ऐसा मानते हैं कि वो एडवोकेट जब बना तो वो उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। हाई कोर्ट क्या मानती है कि वो एडवोकेट बन के उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, अगर उसको उसी कोर्ट में प्रैक्टिस दे देंगे तो अपने साथी एडवोकेट्स को सपोर्ट करेगा, इसलिए नहीं देते। एपीओ जो होता है, एपीओ को भी उसके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती, लेकिन जेलों को मिल जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जानता भी तो क्या फर्क पड़ता है, बात समझना मेरी। तो दीज आर द एथिक्स ऑफ दिस नोबल प्रोफेशन। आप अभी प्रोफेशन है, मतलब जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी तो आप एडवोकेसी इज ए प्रोफेशन एंड आरजेएस इज ए सर्विस। आरजेएस से क्या है, एक सर्विस है, वो एक सेवा है, वो एक न्यायिक सेवा है, जबकि एक पेशा है। पेशे में और सर्विस में अंतर है। जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है, कोचिंग, लेकिन मेरी सर्विस नहीं है ये, सेवाएं क्या ये, कोई मेरे को सैलरी दे रहा है ऊपर से।
लेकिन अब जैसे गुड्स जीएसटी में आ जाता है, गुड्स एंड सर्विस में कोचिंग भी आती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कोई सर्विस वाले सेक्टर में हो गया मैं भाई, प्रोफेशनल है हमारा। लिटिगेशन तो प्रोफेशन है, लिटिगेशन क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करोगे तो सर्विस अच्छे से कर पाओगे, हमेशा याद रखना। समझ में ही बात है? तुम प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करते हो, उस एडवोकेट प्रोफेशन की। तुम लीनियंट हो तो लीनियंट सी भी रखना, लेकिन इतने भी लीनियंट मत होना कि जजेस एडवोकेट सर पे नाचे। देयर मस्ट बी स्ट्रिक्टनेस, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली ज्वाइन करना एक बार, अल्टीमेटली जो कोर्ट का बिजनेस है, समझा था ना उस दिन बिजनेस क्या होता है, कि कोर्ट का बिजनेस क्या होता है, सीपीसी में याद करो, जो डेट दी जाएगी वो कोर्ट के बिजनेस को देखती है। कैलेंडर बनाया था ना पूरा, जो कोर्ट का बिजनेस है वो दोनों से काम कर सकता है। कल को मान लीजिए एडवोकेट ने बाइकआउट कर दिया आपका कोर्ट, बंद करो, बंद करो। मान लीजिए कल को बाइकआउट कर दिया, एडवोकेट ने बाइकआउट कर दिया, तो क्या करेंगे, कहाँ करेंगे जस्टिस? देयर मस्ट बी सम लीनियंसी, देयर मस्ट बी सम लीनियंसी टू इट। सीपीसी से स्टार्ट करते हैं। आज सीपीसी में बहुत सारा पढ़ाना है मुझे, ठीक है ना? एविडेंस यही खत्म करते हैं, कल एविडेंस में हम आगे की चीज समझेंगे। एडमिशन, इसमें भी अच्छा टॉपिक चल रहा है वैसे देखा जाए तो, इसलिए इसको अभी इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि 1 घंटे क्लास हो चुकी है और आधे घंटे में कन्फेशन समझ में आएगा, एडमिशन कन्फेशन समझ में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ छोड़ रहे हैं। बताइए। अरे नहीं, बस क्या और दे दो, एक बुक का नाम लिख लीजिए, अगर आपको बहुत क्वेश्चन सोल्व करने की आती ना, बुक का नाम लिखिए। ये बुक अब सब बच्चे के पास में मैंडेटरी होनी चाहिए, ये बुक सबके पास में मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी होनी चाहिए। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया जाके इस बुक में सवाल देखिए और कीजिए। वहां पे मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो जाके मुझसे पूछे, सर ये सवाल है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है। सिंगल अनसोल्ड आएगी, सोल्ड मत लेना ना, सोल्ड मत ले लेना, सोल्ड में पैसा मत बिगाड़ना। कौन सी लेनी है? अनसोल्ड। अनसोल्ड में सिर्फ क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडमिशन कन्फेशन के क्या क्या क्वेश्चंस वेरियस जुडिशियरी ने पूछे हैं, उसमें क्या होगा, पूरे क्वेश्चंस होंगे। पढ़िए बुक, दिखाऊं आप लाके उधर शुरू में पढ़िए, पूरे उसमें क्वेश्चंस हैं। उसमें क्या है, जैसे सेक्शन 7 है या जैसे सेक्शन 5 है, ओकेशन कॉज इफेक्ट, उस पर क्या क्या सवाल आए हैं अब तक जुडिशरी में, सबकी लिस्ट दी हुई है। सब सवालों की क्या दी हुई है, लिस्ट दी हुई है। जैसे मोटिव कंडक्ट प्रिपरेशन, उसकी भी पूरी लिस्ट दी हुई है कि इन पे क्या क्या सवाल किस किस जुडिशरी ने क्या क्या पूछे हैं। रेस जेस्टे सेक्शन 4, उसके ऊपर क्या क्या सवाल आज तक पूछे गए हैं, सबको दिया हुआ है। तो वो बुक खरीद लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने रेस जेस्टे पढ़ा दिया, तो जाके देखिए कि रेस जेस्टे से क्या क्या सवाल आए हैं। समझ में आ रही है? फिर और भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अभी नहीं, इतना ही, अभी इतना ही कर लो। फिर एक होती है पतली बुक वाली स्ट्रेटेजी। जब आप किसी सब्जेक्ट को 50 मतलब आप मान लीजिए 10-20 बार आपने पढ़ लिया किसी सब्जेक्ट को, तो एक 10-15-20 रुपए की कॉपी आती है ना, इतनी पतली सी, इसमें 50-10-20 पेज होते हैं बस, इतनी पतली पतली कॉपी लेनी है और उसमें सिनॉप्सिस बनाना है पूरे एविडेंस का, ताकि जब आप मेंस लिखें तो मेंस में आपके पास एक दिन होगा होगा ना, 2 पेपर के बीच में गैप कितने दिन का है, एक दिन का। अब एक दिन में आप 9-10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? तो उसमें सिर्फ वो पतली पतली कॉपीज जो होती है ना, उसमें न्यूमेरिक्स बने हुए हैं। न्यूमेरिक्स मतलब फॉर्मूलाज होते हैं ना, जो मैंने लिखवाते हैं आपको, मैंने न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं उसमें, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है सब चीजों की। आपने जो प्रोविजन याद किए, जैसे मान लीजिए जूनियर जस्टिस के अंदर 16 है जनरल प्रिंसिपल, सेक्शन 3 के अंदर 16 है। अब 16 प्रिंसिपल सारे याद नहीं रहते, लेकिन अगर उसका एक फॉर्मूला बना लिया आपने, जैसे उसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं, जैसे उसके फॉर्मूलेज होते हैं कि DMP3 ADMPD का अकाउंट देगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है उसका। अब वो फॉर्मूला आपका पूरा लिखा हुआ है उस छोटी सी कॉपी में, 10-15 पेज की कॉपी में। तो आप एग्जाम में सवाल आए तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार अगला कौन सा था, अगला कौन सा था। वो फॉर्मूला पता है, न्यूमेरिक्स पता है,
तो सटा सटा लिख रहे हो बस आप, अच्छा ये फॉर्मूला फिर ये फॉर्मूला, फिर 16 के 16 पॉइंट आपने लिख दिए, किसको नंबर मिलेंगे? एक बच्चा जो 7-8 सोच सोच के लिख रहा है, एक बच्चा जो 16 के 16 टकाटक टिका रहा है, नंबर किसको मिलेंगे? ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन वो तब बनती है जब आपने सब्जेक्ट्स को बहुत बहुत रिग्रेस रिवाइज किया हो, और इसमें टाइम लगता है, इसे प्रोसेस, उस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए।